अस्सलाम वालेकुम। चांद रात आप सबको मुबारक हो। आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। नाजरीन, ये ईद का शो हम उन पाकिस्तानी औरतों के नाम करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत में एक कलीदी किरदार अदा किया और ख़वातीन की खुद मुख्तारी में इजाफा किया। ये वो पावर हाउस ख़वातीन हैं जिन्होंने हज़ारों ख़वातीन को रोज़गार के मौके फ़राहम किए और बाइज़्ज़त ज़िंदगी तामीर करने का रास्ता दिखाया। पाकिस्तान में आज ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। आज हमने जिन दो ख़वातीन को इस शो के लिए बुलाया है, उन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ तकरीबन 5 तिहाई कबल उस वक्त किया जब पाकिस्तान में कारोबार को सिर्फ मर्दों तक महदूद समझा जाता था, और अगर कोई खातून अपना कारोबार करने का सोचती भी थी तो सरमाए के हसूल के अलावा उसे ख़ानदानी दबाव और माशरती रुकावटों का सामना करना पड़ता था। मगर इन दो ख़वातीन ने इस चैलेंज को कबूल किया और अपने घर से छोटे पैमाने से कारोबार का आगाज़ किया और आज वो अपने शोबे के अरूज पर हैं। हमारी पहली मेहमान है मोहतरमा नसरीन महमूद कसूरी, जिन्होंने पाकिस्तान में निजी तालीम का नक्शा ही बदल दिया। आपने 1975 में अपने घर से 19 बच्चों के साथ अपने स्कूल का आगाज़ किया और आज उनका स्कूल सिस्टम दुनिया के सबसे बड़े स्कूल सिस्टम्स में से एक बन चुका है, जो 6 ममालिक में फैला हुआ है और अब वहाँ 3 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं। और अब पाकिस्तान में इनके स्कूल सिस्टम्स की 900 से ज़्यादा ब्रांचेस मौजूद हैं। आज बीकन हाउस 18,000 से ज़्यादा अफराद को रोज़गार दे रहा है, जिनमें 60% ख़वातीन हैं, और ख़ास बात यह है कि वो आला इंतज़ामी ओहदों पर फाइज़ हैं। आपने कम तरक्की याफ्ता इलाकों में स्कूलों का मेयार बेहतर करने में मदद दी और आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले में बुरी तरह मुतासर होने वाले गांव चनारी में एक स्कूल भी तामीर करके हुकूमत के हवाले किया। हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें 2006 में सितारा इसार से नवाजा। 2012 में उन्हें लंदन में विमेन पावर अवार्ड मिला। हमारी नाज़रीन, दूसरी मेहमान की तरफ अब चलते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है मोहतरमा नबीला मकसूद, मगर कई दफ़ा वो अपना तारुफ नबीला चेंज के नाम से करती हैं, और ये सच है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री को ही चेंज कर दिया। जो नाम कभी सिर्फ एक शख्सियत की पहचान था, आज पाकिस्तान की ब्यूटी इंडस्ट्री की अलामत बन चुका है। 4 दहाइयों पर मुहित इनका सफ़र कराची में अपने घर के एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ। उन्होंने एक ऐसे दौर में ब्यूटी को पेशे के तौर पे अपनाया जब ब्यूटी को पाकिस्तान में बाकायदा पेशा समझा ही नहीं जाता था। लेकिन नबीला ने ना सिर्फ खुद ये रास्ता चुना, बल्कि हज़ारों ख़वातीन को तरबियत देकर उन्हें भी इसी पेशे में बाइज़्ज़त मकाम दिलवाया। आज नबीला सैलून लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में दर्जनों ब्रांचेस के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा और काबिल एतबार ब्यूटी ब्रांड है। वो अब पाकिस्तान में प्रोफेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। 2018 में उन्होंने तारीख रकम की जब वो दुनिया की मशहूर तरीन फिल्मी अवार्ड आइफा की ऑफिशियल मेकअप और हेयर पार्टनर बनी। तो आइए आज इन दोनों ख़वातीन से, वेरी सक्सेसफुल पावर हाउस वुमेन जिस तरह मैंने कहा, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। नसरीन कसूरी साहिबा, आपने जब अपना करियर का आगाज़ किया तो 1975 में किया। तब जो थी सारे स्कूल्स नेशनलाइज हो गए थे, भुट्टो साहब का ज़माना था। तो क्या कोई खला पैदा हुआ, इसकी ज़रूरत आपको महसूस हुई कि आपने स्कूल जो है उसकी बुनियाद रखी, और क्या व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू दिस? मनीषा, 75 के अंदर मैंने स्कूल नहीं शुरू पूरा स्कूल नहीं शुरू किया था। सिर्फ वो था लिजॉन्ज मॉन्टेसोरी था, छोटी नर्सरी थी छोटे बच्चों के लिए, जो कि 2.5 साल से लेकर और 8 साल के उम्र तक बच्चों के लिए थी। और उस वक्त इजाजत नहीं थी कि आप जो है प्राइवेट स्कूल वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर लेके जाएं। मगर और नेशनलाइजेशन हुई थी, बिल्कुल हुई थी, और 73 में हुई थी, और उसकी वजह से मुझे घर ढूंढने में काफी प्रॉब्लम हुआ लोकेशन स्कूल के लिए। इसलिए मैंने अपने घर में नहीं शुरू किया, मैंने शुरू किया था अपनी नानी के घर में, क्योंकि अच्छा। मैं टीचर्स भी हायर कर ली, मैं सामान भी ले आई, सब कुछ ले आई, और मुझे जगह नहीं मिल रही थी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मेरे घर में कर लो। तो मैंने उनके घर से शुरू किया। बीकन हाउस जो है वो 1978 में शुरू हुआ। सो यू आर राइट, एक्चुअली यू 1977 में ज़ियाउल हक आ चुके थे। तो जी। ज़ियाउल हक जब आए तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट ही डिड इसके उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को स्कूल्स में आने की इजाजत दी, और इसीलिए मार्च अप्रैल 78 के अंदर मैं बीकन हाउस लॉन्च कर सकी। मगर आपको किसी ने ये नहीं उस वक्त कहा कि आप जो ये काम करने जा रही हैं बड़ा मुश्किल होगा,
मत करिए, ये शायद आप कर नहीं पाएंगी, कि और क्या सोच के किया आपने? नहीं, मुझे तो खैर ऐसी बात तो किसी ने भी नहीं कही। और मुझे खुद भी इस चीज का कोई खतरा या डर नहीं था कि जी मैं नहीं कर पाऊंगी। हिम्मत थी और पैशन था, और शुरू किया, और फिर ऑन द जॉब सीखा, क्योंकि मैं मेरी ट्रेनिंग एजुकेशन में तो नहीं थी। तो ऑन द जॉब सीखा, जो भी सीखा वो मैंने करके सीखा। जी। मैंने कॉलेज जाके या स्कूल जाके नहीं सीखा। जी। और कॉलेज जो स्कूल जाने वाला काम था, जो मैंने अपना वो किया है, एमबीए किया है, वो मैंने अपना काम शुरू करने के बाद किया है। उस वक्त तो मैंने ऑर्डिनरी मास्टर्स किया हुआ था, और मैं साइकोलॉजी में किया हुआ था। और जी। साइकोलॉजी में मैंने सिर्फ मॉन्टेसोरी का पढ़ा था, इसलिए मेरी इतनी ज्यादा उसके अंदर जी। तालीम नहीं थी। तो मैंने पूछ पूछ के लोगों से, उनको साथ ला के, साथ उनसे जी। लोगों को अपने उस्ताद मानकर उनसे जी। सीखा ऑन द जॉब। जी। नबीला जी, आपने जब अपना काम शुरू किया, आप भी काफ़ी छोटी उम्र की थी, और आपने एक जगह बताया कि आप कहीं वैक्सिंग करने गई थी। तो वहाँ पे जो खातून वैक्सिंग कर रही थी, उन्होंने कहा आपने अपने बाल बड़े अच्छे काटे हुए हैं, और उन्होंने आपके दिमाग में ये बीज बोया कि आपको ये काम करना चाहिए और आपको स्टाइलिंग के अंदर आना चाहिए। ऐसे ही हुआ था? जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मेरी 18 साल में शादी हो गई, और जो मेरी जेठानियां, 7 जेठानियां थी, जैसे वो गानों में होता है ना, 7 जेठानियां। तो ये सारी जाती थी, सोल्जर बाजार में घर था करीबी, पारसी कॉलोनी में वैक्सिंग के लिए जाती थी, तो मैं भी उनके साथ गई। तो जो वैक्सिंग लेडी थी बड़ी एक्सपीरियंस सी थी, और उसने मुझे कहा तुम कुछ काम करती हो। उस टाइम पर आई वॉज wanting to, दोनों बच्चे हो चुके थे, my younger son was a few months old, and I had enrolled myself in the art center। कभी मैं उससे ग्राफिक्स के कोर्स में जाती थी, कभी फोटोग्राफी में जाती थी, कभी कुछ डिजाइनिंग और कपड़ों का मैं ऑर्डर्स ले लेती थी। आई न्यू दैट आई एम इंटरेस्टेड इन सम क्रिएटिव वर्क, बट आई डेंट नो व्हाट इट वुड बी। लेकिन बाल अपने मैं खुद काटती थी, और अपने घर वालों के भी काटती थी, और बहुत छोटी उम्र से काटती थी। तो वो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि दैट वुड बी द प्रोफेशन दैट आई विल टेक, बट आई न्यू के करीब करीब कुछ आर्ट से रिलेटेड कोई चीज करूंगी। तो उसने मुझे कहा कि तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, किसने काटे हो? तो मैंने कहा खुद ने काटे। तो कहती तुम बाल क्यों नहीं काटती हो? तो मैंने कहा कि नहीं, मैं जब तक के कोर्स नहीं करूंगी मैं नहीं शुरू करूंगी, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं। तो उसने बड़े रूडली कहा कि ये मरेंगे नहीं, इनको छोड़ के जाओ, अभी जाओ। तो मुझे था कि कितनी बदतमीजी से इसने बोला है। लेकिन मैं जब घर गई तो मैंने सोचा इसके बारे में कि इफ आई स्टार्ट नाउ तो क्या इम्पैक्ट होगा, कैसे होगा। फिर मैंने एक बच्चे को अपनी सास के पास छोड़ा, एक नैनी के साथ, दूसरे को बहन के पास छोड़ा, दूसरी नैनी के साथ, और मैंने अपने वेडिंग के डायमंड्स का सेट था एक, वो बेचा, और उससे मैंने विदाल ससून की फीस दी। लंदन और में? मैंने कहा कि लंदन, साउथ मोल्टन, यू नो, वो दिस लाइक माय मेका। सो मैंने कहा कि नहीं, बस अभी जाती हूँ, किसी भी तरह से ये टाइम गुजर जाएगा। और मैं घर आके अपने मेड्स रूम था मेरा अपार्टमेंट के साथ ही, बिल्कुल दरवाजे के बाहर, जो 8 बाय 8 का था। तो एक शीशा और एक 350 रुपए की चेयर प्लास्टिक की मैंने लेके काम शुरू किया। सेकेंड हैंड एसी था 5,000 का, और इतनी छोटी जगह थी कि जो अलमारी थी उसी के ऊपर कुशन था, जो सोफा भी था जिधर आप वेट करते थे। सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड। एंड लाइक मैडम नसरीन इज सेइंग कि डर बिल्कुल नहीं था, ना किसी ने ये हमें कहा कि ये आप नहीं कर सकते, ना मैंने कभी सोचा कि नहीं कर सकते। बस ठान ली तो ठान ली, स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट नाउ। और मैंने सुना था कि आपका जो पहला हेयर कट था, उसका आपको सिर्फ 75 रुपए मिले थे। बिल्कुल सही है। 75 रुपीज़। अच्छा, तो नसरीन जी, आपने जो नबीला की बात सुनी है बड़ी दिलचस्प है। आपने जब शुरू किया था, आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट थी या कुछ बेचना पड़ा शुरू करने के लिए अपना काम? जब मैंने लिजॉन शुरू किया था, तो मेरे पास जो कुछ अपने जैसे उस जमाने के अंदर, और अब भी लोग कमेटियां डालते हैं, कमेटियों के पैसे थे। तो मैंने वो पैसे इस्तेमाल किए। मुझे शुरू के अंदर जब मैंने लिजॉन शुरू किया था, उस वक्त मुझे ज्यादा पैसों की इसलिए जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरी
नानी ने मुझे अपना घर ऑफर कर दिया, तो मुझे कोई किराया देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बहुत उस वक्त इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई थी। इन्वेस्टमेंट असल हुई थी जब मैंने बीकन हाउस शुरू किया था 1978 के अंदर। तो 1978 के अंदर जो जब मैंने बीकन हाउस शुरू किया था, तो उस वक्त मैंने बेचा तो खैर कुछ भी नहीं, मगर मैंने अपने फैमिली से उधार ले लिया। फर्क फर्क लोगों से, अपनी खालाओं से, अपने वालिद से, सबसे मैंने थोड़ा थोड़ा उधार लेकर और शुरू कर दिया। और ये कभी नहीं सोचा कि इसको वापस भी करना होगा। वो उधार जो मैंने लिया, और मैंने मतलब कि वो जवानी में आई सपोज इंसान सोचता भी नहीं है इतना ज्यादा। तो कि अगर ये नहीं चलेगा स्कूल, अगर नहीं बच्चे आएंगे, अगर नहीं उसके अंदर कोई प्रॉफिट होगा, तो मैं ये पैसे किस तरह वापस करूंगी? क्योंकि लिया तो मैंने वो उधार अपने रिश्तेदारों से ही था, मगर फिर भी रिश्तेदारों को भी तो आपको वापस तो करना होता है। मगर अल्लाह की मेहरबानी से चल गया सिलसिला, तो मैंने जो भी लिए थे पैसे मैंने वापस कर दिए। और मैंने जिसको मार्केट क्रेडिट कहते हैं ना, मैंने मार्केट क्रेडिट भी काफी लिया। तो वो सब कुछ वापस तो हो गया। मगर आज मैं उतना रिस्क शायद ना लूं जो मैंने उस वक्त लिया था। मगर उस वक्त कभी कोई ख्याल ही नहीं आया कि शायद ये मैं पैसे जो ले रही हूँ लोगों से, उधार ले रही हूँ, ये मैं वापस ना कर सकूं। तो शायद इसलिए लोग कहते हैं कि अगर आपने बिजनेस शुरू करना है तो आप जवानी में करें, क्योंकि उसके अंदर आप रिस्क ज़्यादा लेते हैं। दुरुस्त? बिल्कुल। बिल्कुल। इधर एक छोटा सा वक्फा शामिल कर लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट स्पेशल। आप सबको चांद रात मुबारक हो। नबीला जी, लोग ये कहते हैं औरतों के बारे में, कहते हैं कि इकोनॉमिस्ट ख़ास तौर पे कहते हैं जी औरतें बिजनेस पे इसलिए कामयाब नहीं होती क्योंकि रिस्क नहीं लेती। आपका क्या ख्याल है कि ये कुछ हद तक ठीक है? अच्छा, मैं रिस्क नहीं लेती का मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक उनको कॉन्फिडेंस की कमी होती है और उनको सपोर्ट की भी कमी होती है। मैं अपनी अगर बात करूं और जो मैं सुन रही हूँ नसरीन साहिबा की बात, तो मुझे ये लग रहा है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट थे और सेल्फ अश्योर्ड थे और इंडिपेंडेंट थे। इसमें किसी का कोई जैसे उन्होंने अगर फैमिली से पैसे लिए, मैंने तो वो भी नहीं लिए, क्योंकि मैं अपने फादर से या अपनी सिस्टर से या मैं अपने हस्बैंड से ले सकती थी। ही वॉज एन इंडस्ट्रियलिस्ट। लेकिन मुझे ये लगा कि ये मेरा शौक है और ये मेरा जुआ है ये, ठीक है? तो इसमें किसी का कोई स्टेक नहीं होना चाहिए। अगर मैं हारी तो सेट गया। तो अम्मी की तरफ से रेजिस्टेंस आई कि ये जो जेवर हैं बेचने नहीं चाहिए, कल को क्या होगा, बच्चों को क्या दोगी। तो मुझे ये था कि मैं पर्सनली आई डोंट लाइक ज्वेलरी, आई स्टिल डोंट हैव एनी ज्वेलरी, एंड मुझे था कि मैं तो ये कभी नहीं पहनूंगी। और अगर 30 साल बाद मेरे बच्चे ऐसे पले के उनको इसकी जरूरत हो, तो फिर आई फेल्ड। So, for me, it wasn't the jewelry, it was the evolution and the education or the vocation, I would say more than education, for me, कि जिसमें मैंने invest करना था। नसरीन साहिबा, जिस तरह नबीला जी ने भी शुरू से, मतलब काफ़ी यंग थी जब उन्होंने शुरू किया, आपके बारे में लोग ये कहते हैं दैट यू आर सच अ गुड बिजनेस वूमन कि आप कुछ भी बिजनेस करती तो आप बहुत अच्छा बिजनेस करती। मगर क्या आप समझती हैं कि ये दुरुस्त नहीं है कि जो आपने बिजनेस किया एजुकेशन के साथ किया, वो एक शायद ज़्यादा आसान बिजनेस था? जिस तरह के देखिए मीडिया का भी बिजनेस हो सकता है, वो भी दोनों आप कर सकते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस होता है। आह, मैं जिस मार्केट में आई, जिस वक्त आप 1975 टू 1978 की बात कर रही हैं, तो मनीजे वो उस वक्त वर्जिन मार्केट थी। और मैं कोई अपने आप को ज्यादा एक्स्ट्रॉर्डनरी क्रेडिट भी नहीं देना चाहती, क्योंकि उस वक्त इतना ज्यादा क्राइसिस था एजुकेशन के अंदर, स्कूलों की इतनी जरूरत थी कि मैंने कोई मैं आपसे सही बात करती हूँ, मैंने कोई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस प्लान नहीं बनाया। वो एक किस्म का बैक ऑफ द एनवलप टाइप बिजनेस प्लान था जो कि मैंने बनाया। और मुझे उस वक्त कोई इतनी अकाउंटिंग भी नहीं आती थी, बस वो हाउस होल्ड अकाउंटिंग जैसे होती है उस तरीके से बिजनेस प्लान बनाया, और वो सही निकल आया, वो चल गया। अब आज तो सिचुएशन ज्यादा हो गई, ज्यादा मतलब कंपेटिटिव हो गई है। अब इट्स नॉट अ वर्जिन मार्केट।
बहुत लोग आ गए हैं मार्केट के अंदर, और अब आप कुछ भी करें, एजुकेशन में आप जाएं या आप नबीला, आप जैसे ब्यूटी के अंदर है, उधर भी आप जाएं तो आपको एक बनाना पड़ता है, आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ता है, देखना पड़ता है, क्योंकि आप इतने ज्यादा लोग मार्केट के अंदर हैं कि आपको competitive एज लेने के लिए प्लान बनाना So it पड़ता है। was relatively easier when you were younger? वेल इट वाज, मेरा यंग होना तो एक चीज थी ना, यंग होना था, वक्त मुख्तलिफ तो था। ये था कि मुझे इतना ज्यादा रिस्क का अंदाजा नहीं था कि मैं रिस्क ले रही थी, मुझे इतना अंदाजा नहीं था। मगर मार्केट भी उस वक्त काफी वर्जन मार्केट थी। जैसे मैंने कहा कि जब 1978 के अंदर इजाजत दी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर को स्कूल्स में आने की, तो उस वक्त बहुत क्राइसिस था, बहुत ज्यादा क्राइसिस था। लोगों के बच्चे घरों पे बैठे हुए थे, लोगों के बच्चे कई कई साल से स्कूल नहीं गए थे क्योंकि स्कूल की सीट्स नहीं अवेलेबल थी। या तो स्कूल्स थे लाइक जो कॉन्वेंट्स थे या एचएसएन है, और मे बी सेंट एंथनीज इन दोज डेज वाज आल्सो वेरी गुड स्कूल, या कुछ कॉन्वेंट है, और या फिर गवर्नमेंट तो स्कूल थे, एक रियल इनमें कोई डिमांड कुछ थी, आप था कह नहीं। रही हैं। जी, एक खला भी पैदा हुआ था, एक रियल डिमांड बहुत थी। बड़ा खला था, बहुत बड़ा जी। खला था। हाँ। तो मैं आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू स्टेप इन टू दैट। इट वॉज राइट। जस्ट कोइंसिडेंस। कई दफा जिंदगी के अंदर कोइंसिडेंसेस, हैप्पी कोइंसिडेंसेस होते हैं। अब हमारा जो घर है जिसमें हम लोग अब रह रहे हैं, वो घर किराए पे था। मेरे ससुर का वो घर है, और वो उसी वक्त जिस जिस वक्त मैं स्कूल शुरू करना चाह जी। रही थी, उसी वक्त वो किराए से खाली हुआ था। तो उसके लिए ये लोग किराएदार देख रहे थे, तो मैंने अपने ससुर से रिक्वेस्ट की कि जी आप ये मुझे दे दीजिए किराए के ऊपर, क्योंकि फैमिली का घर था, मैं बाहर जी। किराए के तो नहीं रह जी। सकती थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं पहला एक साल तुमसे किराया नहीं लूंगा, और फिर उसके बाद किराया लूंगा। उन्होंने मुझे दे दिया घर किराए के ऊपर, और फिर उस घर के अंदर मैंने स्कूल शुरू किया। जो पहला स्कूल तो मैंने अपनी नानी के घर में शुरू किया, जैसे मैंने जी। आपको बताया। तो आपने कहा कि जो फैमिली है उसकी एक काफी सपोर्ट थी आपके लिए। फैमिली की सपोर्ट थी वो, आज। आई विल नॉट राइट। डिनाई दैट, फैमिली की सपोर्ट थी। मगर इसके अंदर स्ट्रेंज बात यह है कि मुझे मेरे वालिद ने सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे सपोर्ट किया, मेरे ससुर ने भी मुझे सपोर्ट किया। बट जो लोग मैं ये नहीं कहूँगी कि सपोर्ट नहीं किया, बट जो लोग मेरी इस काम करने पे और स्कूल चलाने पे फुल टाइम इन्वॉल्व होने पे जरा नाखुश थे, वो मेरी नानी थी और मेरी वालदा। जिन्होंने क्योंकि अपना घर आपको उन्होंने, दिया, नानी ने तो घर हाँ, आपको जिनका घर लिया था उन्होंने घर तो दे दिया। जब तक दिया। मैं उनके घर में थी तो वो समझती थी कि ठीक है, इट्स ओके। राइट। मेरे बच्चे भी छोटे थे, वो मैं जी। साथ ही ले जाती थी, वो जी। उनके पास खेलते रहते जी। थे, या ऊपर पास स्कूल में आ जाते थे। पर जब मैंने बिगना शुरू किया तो फिर उनको फिक्र होने लगी कि भाई ये तो बच्चे निग्लेक्ट होंगे, तो अच्छा। नाउ। बच्चों को टाइम दे सकेगी। और दैट्स मुझे कहने वेरी लगी दैट्स कि अ भाई, वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बिकॉज आप दोनों के अंदर एक चीज़ बड़ी सिमिलर है। आप दोनों हाँ यंग मदर्स थी, मतलब आज की अगर निस्बत से आप देखें तो आप दोनों यंग मदर्स थी। पाकिस्तान के अंदर जो होती है ना, वो मेट्रियार्की एक होती है फैमिलीज़ के अंदर, उसको हम रिकग्नाइज़ करें या ना करें। मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा लगता है नबीला जी आपके घर में भी है, और मैंने चूँकि नसरीन साहिबा का घर देखा है, उनके घर में तो डेफिनेटली हैं, और वही एक मेट्रियार्क हैं। मगर नसरीन साहिबा, एक वक्त ऐसा भी होता होगा कि आप तो एक पिदरशाही निज़ाम के अंदर आपने कदम रखा, आप एक कम उम्र ख़ातून थीं, आप बिज़नेस वर्ल्ड में आ रही थीं। बिज़नेस वर्ल्ड इज़ मोर कंजर्वेटिव। जो नबीला जी का तो वो फिर भी थोड़ा सा एक स्टाइल, यू नो, एंड ऑल इज इट्स स्टिल अ बिट मोर ओपन माइंडेड। मगर बिज़नेस वर्ल्ड के अंदर आपको कभी कोई ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, ये पिदरशाही ज़माने के अंदर मुश्किल होगा? मनी से एक तो मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि स्कूल्स और स्टाइलिंग, ये आई वुडंट कॉल देम अ मैन्स वर्ल्ड। आप अब भी देखेंगी कि ज्यादातर जो सक्सेसफुल स्कूल्स चल रहे हैं उनके पीछे खवातीन हैं। इट्स अ फैमिली फ्रेंडली प्रोफेशन, एजुकेशन। एंड आई वुड से कि नबीला जी, सो इज स्टाइलिंग, बिकॉज ज्यादातर लोग जो स्टाइलिंग के अंदर है, मैं देखती हूँ दे आर वुमेन। स्टाइलिस्ट जो है, हाँ।
खवातीन हैं, तो इट्स अ वुमन फ्रेंडली प्रोफेशन। मगर चैलेंजेस तो हर चीज में आते हैं, और बिल्कुल चैलेंजेस थे, कई किस्म के चैलेंजेस थे। और सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मेरे हस्बैंड जो है वो सियासत में थे, और सियासत के अंदर वो कई दफा जेल गए। सियासत के अंदर, घर के अंदर बहुत एक्टिविटी होती थी, अ, दावतें हो रही हैं, सियासी मीटिंग्स हो रही हैं, और उसका बराह रास्त असर आपके बिजनेस पे तो नहीं पड़ा? मेरी बिजनेस के ऊपर पड़ता भी था असर, मगर इतना मेजर असर नहीं पड़ा, बिकॉज मैं खुद सियासत में नहीं थी। मैंने अपने आप को सियासत से काफी अलग रखा। और इवन दो जब वो जेल गए, मेरे हस्बैंड एक दफा नहीं, कोई 2-3 दफा जेल गए। मगर एक बार जब वो जेल गए, तो उसके बाद जो प्रोसेशंस निकलती थी उस जमाने में, एजिटेशन हो रही थी भुट्टो के खिलाफ। तो मुझे भी ये लोग पकड़ के ले जाते थे कि जी ये प्रोसेशन है, एंड योर मदर वाज आल्सो इन दोज प्रोसेशंस विद मी। हमें लाठियां वाठियां भी पड़ी, काफी कुछ पड़ा। टीयर गैस भी और खाई आपने? है बिल्कुल, और हाउस अरेस्ट में भी मैं गई। मगर उसके बाद मैंने मैंने डिसाइड किया कि भाई या मैं सियासत करूं, और अगर मैं सियासत करूं तो मुझे फिर अपने मियाँ के साथ मुकाबला करना पड़ेगा, और मैं अपने मियाँ के साथ मुकाबला नहीं करना चाह रही थी, बिकॉज उससे तो फिर एक मसला हो जाता है, आपकी मैरिज में टेंशन आ जाती हैं। तो मैं बेहतर ये है कि मैं, ठीक है, आई हेल्प हिम एज मच एज आई कैन, विच आई डिड। मैंने उनकी इलेक्शंस में भी काम किया, सब कुछ किया, मगर मैंने खुद सियासत कभी नहीं की। एंड तो आपने अपने शायद बिजनेस को भी एक तरह से प्रोटेक्ट कर लिया, मगर मैंने अपनी बिजनेस को जी। भी एक तरह से प्रोटेक्ट कर दिया, बिकॉज लोगों को इस चीज का अंदाजा हो गया कि जी मैं सियासत में नहीं हूँ, मेरे हस्बैंड सियासत के अंदर हैं। और मगर सियासत की वजह से चैलेंजेस बहुत आते थे, बहुत चैलेंजेस आते थे, बहुत मसले मसाइल रहते थे। वो एक्टिव और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स जो होती है, वो आपको अंदाजा ही होगा, बिकॉज not that your mother was in politics, but she was very closely associated with politics. That it makes it creates quite a few issues. नाज़रीन, बहुत सी बातें बाकी हैं, इधर छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप सबको चांद रात मुबारक हो। हमारे साथ दो पाकिस्तान की लीडिंग बिजनेस विमेन मौजूद हैं, नसरीन महमूद कसूरी और नबीला मकसूद। नबीला जी, आप भी लिखती हैं, जिस तरह नसरीन जी ने कहा कि जी उनकी वालदा और उनकी नानी कहती थी कि जी बच्चे निगलेक्ट हो जाएंगे। आप कहीं लिखती हैं कि अगर इफ़ आई वर टू डू इट ऑल ओवर अगेन, मैं शायद अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देती। मगर एक तरह से आप ये भी कहती हैं कि जी शायद उनके पास आलू गोश्त खाने को ज़्यादा होता, मगर ये जो मैंने एक सिस्टम बिल्ड किया है या एक दुनिया उनके लिए खोली, वो ना होती। बिल्कुल सही बात है। देयर इज ऑलवेज अ प्राइस यू पे फॉर एवरीथिंग। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सबसे कम सपोर्ट उनको मदर और नानी से मिला। मैं भी ये समझती हूँ कि मदर्स इतनी ओवर प्रोटेक्टिव होती हैं कि मेरी अम्मी का भी यही फियर था कि बच्चे निगलेक्ट होंगे। और शुरू से हमें ऐसे कहा जाता था कि कितनी नालायक माँ है, देखो उसके नेल्स मैले हैं, किसी भी बच्चे के बारे में। तो बाप को कोई ब्लेम नहीं करता। तो मैं शुरू से बहुत कॉन्शियस थी कि मैं काम जो कर रही हूँ ये मेरी ठरक है या मेरी ख्वाहिश है या मेरा गेम है। इसमें घर जो है वो बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बच्चों की अपब्रिंगिंग अफेक्ट नहीं होनी चाहिए, उनकी हाइजीन, उनका शेड्यूल, घर का निज़ाम बिल्कुल अफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं बहुत कॉन्शियस थी और मैं ओवर कॉम्पनसेट काफ़ी करती थी। लेकिन यस, हाइंडसाइट अगर मैं देखूं, इन रेट्रोस्पेक्ट आई फील के जो मैं आई वाज अ टीनेज मदर। 21 साल में मैंने नया काम शुरू किया और 2 छोटे बच्चे थे, सेकंड वन वाज अ फ्यू मंथ्स ओल्ड। तो लिटरली मेरी ग्रोथ, मेरे बिजनेस की ग्रोथ और मेरे बच्चों की ग्रोथ साथ हुई। और उस एज में मैं जितना मनूवर कर सकती थी, जितना बैलेंस कर सकती थी, मैंने किया। लेकिन जब उनका इतना जल्दी टाइम गुजर गया, इतने जल्दी वो टीनेजर्स बन गए, एंड You miss them being children.
उस टाइम पे नो, बिकॉज आई वाज सो बिजी आई डिडंट मिस एनीथिंग। बट जब अब ये वेरी अर्ली इन देयर लाइफ, लाइक वन इन 8th grade and जी one in 9th grade, I sent them off to Singapore boarding house. जी But when they left, I wasn't even 35 and I was an empty nester. तो जब मुझे वो हिट किया कि at this age the kids are gone and this is what they जी call an empty nester। और यहाँ तक मैं आपको कहूँ कि मुझे रिसेंटली टिल अबाउट जी 10-15 years ago मुझे ख्वाब में उनकी वही एज आती थी, जब वो 8-9 years के थे या जी 7-8 years के थे, जब उनको मेरी जरूरत थी और मैं अनअवेलेबल होती थी। तो वो जो एक गिल्ट इतना मुझे था कि काश मैं उस टाइम पे ज्यादा अवेलेबल होती, बिकॉज दे ग्रीव अप एंड दे लेफ्ट। राइट बट कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वन इज़ एबल टू मैनेज जगल। नसरीन साहिबा, आपकी ज़िंदगी में मैंने देखा कि आपने बड़ी मुश्किल से मगर आपने जगल संभव कर ही लिया। जो आपकी नानी कहती थी आपको और आपकी वालदा कहती थी कि बच्चे निगलेक्ट होंगे, तो आपका जो मैंने घर में लाइफस्टाइल देखा है, आप मेरा ख्याल है उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं कंपेयर टू जो बाकी माएँ हैं जो शायद उन्होंने कभी काम भी ना किया। हाउ डिड यू मैनेज दैट? मनीषा, एक तो हम लोग शुरू से एक ही घर में रहे। वो जो जिस घर में मेरा स्कूल था, जो हमारा अपना घर था, वो बाद में प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर मेरे हस्बैंड को मिल गया। तो स्कूल को हम लोगों ने उधर से शिफ्ट किया और हम लोग उसी घर में रहे, बच्चे भी उसी में थे। उनकी जब शादियां हुई तो वो सब उसी घर में आए, तीनों लड़के उसी घर में थे। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन भी उसी घर में पैदा हुए और आई हैड द प्लेजर ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद माय ग्रैंड चिल्ड्रन। बट एक चीज मैं आपको कहूँ कि मुझे ये कई दफा फीलिंग होती है कि मैंने अपने बच्चों के साथ उतना वक्त नहीं गुजारा जितना कि मुझे गुजारना चाहिए था। एक आप अगर फुल टाइम मदर हो तो आप मतलब बच्चों की हर चीज को खुद देख सकती हैं। बच्चों को और तरीके से आप टाइम दे सकते हैं, जो कि मैं उतना टाइम अपने अपने बच्चों को नहीं दे सकी। मगर ये है कि हम लोग काफी देर एक ही घर में रहे, हमारी काफी बॉन्डिंग हुई। और चूंकि अब लड़कों ने मेरे तीनों लड़कों ने देव कम इनटू द बिजनेस, देव कम। मेरा बड़ा बेटा जो है वो मेरे हस्बैंड के साथ एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वॉल्व है, और मेरे दो छोटे हैं वो मेरे साथ स्कूलों के अंदर इन्वॉल्व है। तो हमारी तो काफ़ी अब मदर सन रिलेशनशिप हैज़ बिकम लाइक रिलेशनशिप ऑफ बिजनेस पार्टनर्स, बिकॉज वी शेयर सच अ So you लॉट made ऑल्सो। up, you think you made up for time? I think I did. I don't know whether they think or not. अच्छा, but what is also That's similar, something you should ask them. They are the हाँ, same age as you मगर are. आई थिंक कि ये बात ना हर माँ जो काम करती है वो जो एक गिल्ट होता है वो अब दरवाजे के साथ लेके जाती है। मगर अगर उनके बच्चों से पूछें तो वो कहते हैं कि वी वुड रादर बी चिल्ड्रन ऑफ सक्सेसफुल मदर्स देन नॉट बी चिल्ड्रन ऑफ नॉन सक्सेसफुल मदर्स। तो नबीला जी, आपके भी जो बेटे हैं, कम से कम एक बेटा आपके साथ काम कर रहा है। सो जिस तरह नसरीन साहिबा बात कर रही हैं दैट शी मेड अप फॉर लॉस्ट टाइम, डू यू थिंक यू आर डूइंग दैट नाउ? अब आपके पास तो अब आप 2 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। जी जी, वेरी ट्रू, बिकॉज वही मैं आपको कह रही थी कि मुझे गिल्ट इतनी थी कि आई वेंट फॉर अ लॉट ऑफ थेरेपी टू ओवरकम दैट गिल्ट, दैट वर्किंग वुमेन्स गिल्ट, कि मुझे अपने आप को बरी करना था उस गिल्ट से कि मैंने गलती की। लेकिन आई फील के जो कॉम्पनसेट इस तरह से किया, जैसे कि नसीम साहबा बता रही हैं कि बच्चों को अब एक प्लेटफॉर्म मिला। उनको मेरे सारे बच्चे मेरे साथ काम करते हैं। द एल्डर वन is taking care of Gents and his products, Gents products, और जो छोटा है वो बार्सिलोना में रहता है, and he works on design, communication, image of all the brands that we are launching. मेरी जो daughter in law है वो she happens to be, मैंने नहीं choose की, but she happens to be a makeup artist, so she takes care of Enpro and the standards and quality control। और मैं भी अपने बच्चों के साथ और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ बहुत क्लोज हूँ, no matter where in the world I am or there are। So I think you're both making time, I mean अब चूँकि मुझे लगता है कि आप ज़्यादा सेटल्ड हैं, आप दोनों जो हैं आपके पास ज़्यादा वक्त है, तो मेरा ख्याल है कि जो लॉस्ट टाइम था जब आप जवान थे, 20s में थे, 30s में थे, अब आप अपने पोते पोतियों के साथ जो है या नवासे नवासियों के साथ गुजार सकते हैं।
आप बिल्कुल। और आई फील कि जो उस टाइम का गिल्ट था कि ये चीज मैंने नहीं की, it is more than overcompensated now because I'm seeing that they have a platform, they have a legacy, उनके पास मैं भी हूँ, अमेजिंग रिलेशनशिप भी है मेरे साथ, और बहुत कुछ है जिंदगी में जो, अगर जैसे मैंने कहा कि आलू गोश्त उस टाइम पे मैं अच्छा खिला देती तो ये सब कुछ ना होता, तो फिर आलू गोश्त पे ही टंग जाते। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि क्वांटिटी ओवर क्वालिटी ऑफ टाइम भी है, कि मैं जब गिल्ट के थ्रू कर रही थी तो मैं अपनी पीडियाट्रिशियन को कहती थी कि आई वाजंट अ गुड मदर, तो वो मुझे कहती है तो पागल हो, तो हर वक्त 4 बजे सुबह को, 6 बजे सुबह को, क्योंकि दांत में दर्द है तो उसके फलाने में दर्द है तो उसको रैश तो नहीं हो रहा है, इसका रंग पीला क्यों लग रहा है, तो यू आर ऑलवेज देयर, बट आई फील कि आई कुड हैव बीन देयर मोर, यू नो। लेकिन अगर मैं कोई हाउसवाइफ होती और मैं घर पे होती मगर डिसइंटरेस्टेड होती, सो नो, द क्वालिटी ऑफ टाइम मैटर्स मोर देन द क्वांटिटी। आई थिंक मेरा ख्याल है कोई भी माँ ऐसी नहीं होगी जो कहेगी कि जी मुझे जितना टाइम मिला वो काफ़ी था। आई थिंक कोई भी माँ होगी वो कहेगी ना काफ़ी था, मगर आप दोनों की एक लेगेसी है। यू आर नॉट जस्ट मदर्स, यू आर नॉट जस्ट डॉटर्स, यू आर नॉट जस्ट सिस्टर्स, आप दोनों की एक लेगेसी है, आप दोनों का एक विजन है, और वो आप कहाँ लेके जाना चाहती हैं ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। और ये हम आपको अगले प्रोग्राम में पूछेंगे कि योर अराइव्ड मोमेंट वो कब था, और अब जो लेगेसी जिसके साथ आप चल रही हैं, जिसके एक ने जो है ब्यूटी इंडस्ट्री की एक ज्योग्राफी नक्शा बदल दिया और दूसरी ने जो है एजुकेशन का एक नक्शा बदल दिया, अब आप अपने लिए अगला जो एक है अगली दिहाई कैसे देख रही हैं, ये आपसे पूछूंगी अगले प्रोग्राम में। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।